दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपना लगभग पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में बिताने के कारण और भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहकर छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा करने के कारण मेरा सामना अक्सर क्रूर नक्सलवाद से होता रहा है। भारत निर्वाचन आयोग में भारत के उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में भी मैंने नक्सली हिंसा के क्षेत्रों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी ली थी, जिसके कारण नक्सली आतंक को नजदीक से देखा है। अपने अनेक साथियों और सहकर्मियों को नक्सली क्रूरता का शिकार होते हुए भी देखा है। हाल ही में मेरी चैनल के एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे नक्सलवाद पर एक वीडियो बनाना चाहिए। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए अध्ययन करना प्रारंभ किया और रिसर्च शुरू किया तो लगा कि इस नक्सलवाद की पूरी कहानी को एक वीडियो में समेटना कठिन है। इसलिए मैंने सोचा कि नक्सलवाद की कहानी पर अनेक भागों में वीडियो बनाना होगा। आज प्रसंग में इस कहानी का पहला भाग प्रस्तुत है, परंतु आगे बढ़ने के पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सरकार ने हाल ही में कहा है कि सन 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी को राज्यसभा में बोलते हुए आप सुन सकते हैं। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारी। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नक्सलवाद के बारे में समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई है। इस स्थान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने सन 1967 में सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन आरंभ किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे। साम्यवादी होने के नाते उनकी मान्यता थी कि श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा शासन तंत्र और कृषि तंत्र पर उच्च वर्गों के वर्चस्व के कारण थी। वे मानते थे कि यह शासन व्यवस्था न्यायहीन और दमनकारी है। वे ये भी मानते थे कि इस अन्याय और दमन का अंत सशस्त्र क्रांति से ही हो सकता है। भारत में साम्यवाद की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल से ही हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में साम्यवादी संगठन अपने जड़ें जमा चुके थे। 1960 के दशक में जब सोवियत रूस और चीन के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगे तथा पूरे विश्व के साथ भारत में भी साम्यवादी संगठनों में टकराव शुरू हो गया, तब बंगाल में चारू मजूमदार चीन से प्रभावित थे। उन्होंने सशस्त्र क्रांति की वकालत शुरू कर दी। उनकी सोच थी कि भारत में भी चीन, वियतनाम और क्यूबा की तरह जन क्रांति की संभावना थी। चारू मजूमदार ने 8 या 9 ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे, जिन्होंने 1967 के नक्सल आंदोलन की नींव रखी। बंगाल में उस समय भूमि मालिकों को जोतेदार कहा जाता था, जबकि उनसे बटाई पर भूमि लेकर खेती करने वालों को बटाईदार या बर्गादार कहा जाता था। बर्गादार सारी उम्र मेहनत करते थे, परंतु उन्हें न तो भूमि का हक मिलता था और न ही अच्छी मजदूरी मिलती थी। फसल का बड़ा भाग भी उन्हें जोतेदारों को ही देना पड़ता था। 1965 से 1966 के बीच सिलीगुड़ी में साम्यवादियों का प्रभाव काफी बढ़ गया था। उन्होंने बर्गादारों को जोतेदारों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया था। पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट सरकार के शपथ ग्रहण के एक दिन के बाद 3 मार्च 1967 को तीर कमान लिए हुए 150 बर्गादार किसानों ने लगभग 300 मन धान लूट लिया। इसके बाद वे जोतेदारों की भूमि पर भी कब्जा करने लगे। बर्गादारों और जोतेदारों के बीच पहला संघर्ष नक्सलवाड़ी में हुआ, जहां जोतेदार भूमि मालिकों ने बिगुल नाम के एक आदिवासी बर्गादार किसान को बुरी तरह पीटा। बर्गादार इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस संघर्ष में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई। बदले में पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 9 महिलाओं और एक बच्चे की जान चली गई। जून माह तक बर्गादारों के समूहों ने नक्सलबाड़ी, खैरीबाड़ी आदि स्थानों पर धान के गोदामों पर और भूमि पर कब्जा कर लिया। दार्जिलिंग के चाय बागानों में मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। 19 जुलाई तक यही सब चलता रहा, जब सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेजी। जंगाल सांथाल जैसे कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चारू मजूमदार जैसे अनेक नेता भूमिगत हो गए। त्रिभेनी कानू, शोभम, अली गोरखा माझी,
तिलका माझी सहित आंदोलन के अनेक नेता मारे भी गए। देखिए YouTube के चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध इस वीडियो में इन बातों की जानकारी। It all began with a minor incident in Naxalbari, a village in West Bengal's Darjeeling district. A tribal sharecropper was assaulted by the hirelings of a village landlord. In the conflict that followed, a policeman was killed. The next day, on the 25th of May in 1967, 11 people were killed in a bigger clash between the police and angry protesters from nearby villages. Nobody thought that the Naxalbari incidents would ignite a violent insurrection that would pose what former Prime Minister Dr. Manmohan Singh called the greatest internal security threat to India. Its international ramifications can be understood from the fact that Peking radio hailed the Naxalbari uprisings as a spring thunder. The Naxalbari clashes were the beginnings of the Naxalite movement, which influenced peasants, youths, and students. Naxalbari-like localized armed insurrections erupted in parts of West Bengal, Odisha, Assam, Bihar, and Andhra Pradesh, as well as some other states. Some of the brightest university students joined the Naxalite movement in the hope of ushering in a revolution they thought would create a society based on equity and justice. Their hopes were dashed. Many were killed and many others languished in jail. नक्सलवाद के उदय को पूरी तरह से समझने के लिए हमें भारत में साम्यवाद के इतिहास को भी कुछ हद तक समझना होगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। बटाईदार किसान इसके पहले भी भूमिधारी किसानों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे। कहते हैं कि 1783 से 1900 के बीच लगभग 110 हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ लोगों को लगता था कि महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन सफल नहीं होगा। सन 1920 के आसपास ऐसे बहुत से लोगों ने मार्क्सवाद को अपनाया। रूस की अक्टूबर क्रांति से भी भारत में मार्क्सवाद को शक्ति मिली। भारतीय साम्यवादी विदेशी साम्यवाद से बहुत हद तक जुड़े हुए थे। फरवरी 1951 में सीपीआई का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में स्टालिन से मिला। स्टालिन शायद भारत से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से सशस्त्र क्रांति की बात छोड़ देने के लिए कहा जाता है कि शायद इसी के प्रभाव में सीपीआई ने तेलंगाना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। लेकिन इस निर्णय से सीपीआई की साख में कमी आई और बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग पार्टी सीपीआई-एम के नाम से बना ली। जैसा मैंने पहले कहा है, रूस और चीन के संबंधों में खटास आने का असर भारत के साम्यवादियों पर भी हुआ और 1960 के दशक के मध्य में चारू मजूमदार ने सशस्त्र क्रांति के समर्थन में खुलकर लिखना शुरू कर दिया। चारू मजूमदार माओ के तरीके अपनाना चाहते थे, परंतु 1965 में माओ के चीन ने भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया तो सीपीआई को चीन के विरोध में बोलना ही पड़ा। इससे पार्टी में फूट पड़ गई और चारू मजूमदार ने सीपीआई-एमएल नाम की पार्टी बना ली। यद्यपि पार्टी के नाम में मार्क्स और लेनिन का नाम था, लेकिन दुख की बात यह है कि पार्टी का नारा था चीन के चेयरमैन माओ हमारे चेयरमैन, चीन का रास्ता हमारा रास्ता। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि चीन ने भारत पर युद्ध छेड़ दिया था और उस समय चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु था। माओवाद को अपनाने वालों ने बंगाल में हिंसा के बीज बोने शुरू कर दिए। इसी के परिणाम स्वरूप नक्सलबाड़ी की घटना हुई। सीपीआई-एमएल की वेबसाइट पर आप चेयरमैन माओ और नक्सलबाड़ी की घटना का महिमा मंडन देख सकते हैं। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। 1971 में सरकार ने इनके विरुद्ध ऑपरेशन स्टीपल चेज के अंतर्गत सेना और सीआरपीएफ को लगा दिया। यह ऑपरेशन जून से अगस्त के बीच में 45 दिनों तक चला और इसने बंगाल में नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। देखिए ऑपरेशन स्टीपल चेज के बारे में एक छोटा सा वीडियो। थी नक्सलाइट इंसर्जेंसी। बंगाल, बिहार और ओडिशा के जंगलों में आर्म्ड रिबेल्स ने इंडियन स्टेट के खिलाफ एक वायलेंट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया।
एंटर ऑपरेशन स्टीपल चेज, एक टॉप सीक्रेट मिशन। कोई प्रेस नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई कैमरा नहीं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा अप्रूव्ड इसमें 40,000 सोल्जर्स, पुलिस और बीएसएफ ने रेड कॉरिडोर में स्वीप किया। शूटेड साइट ऑनर्डर्स, बिना वारंट के अरेस्ट और ट्रेनिंग कैंप्स पर मैसिव क्रैकडाउन। रिजल्ट, ओडोस 500 से ज्यादा नक्सल्स अरेस्ट हुए। टॉप लीडर्स को अंडरग्राउंड जाना पड़ा और इंसर्जेंसी रुक गई, कम से कम कुछ समय के लिए। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया की पहली इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। सैन्य कार्रवाई के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा बर्गादारों के हित में चलाया गया भूमि सुधार कार्यक्रम ऑपरेशन बर्गा भी काफी हद तक नक्सलवाद में कमी लाने के लिए जिम्मेदार है। सन 1977 से 1990 तक चलाए गए इस कार्यक्रम में पंजीकृत बर्गादारों का प्रतिशत 23% से बढ़कर 65% हो गया। बर्गादारों को फसल का एक निश्चित हिस्सा मिलने लगा। बनर्जी और घटक द्वारा 1996 में किए गए एक आकलन के अनुसार ऑपरेशन बर्गा के कारण बंगाल में कृषि उत्पादन में लगभग 36% की वृद्धि हुई। उनके आकलन के अनुसार पंजीकृत बर्गादारों को फसल का 50% हिस्सा मिलने लगा। 1982 के अंत तक 12 लाख बर्गादारों की पहचान हो चुकी थी। जून 1994 तक 4,51,800 हेक्टेयर भूमि पर 14,60,000 बर्गादारों के हक का पंजीयन किया जा चुका था। इन्हें बेदखल करना संभव नहीं था, उन्हें कानून का साथ मिल चुका था। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का आधार बर्गादार किसानों का भूमिधारक जोतेदारों द्वारा शोषण ही था। इसलिए भी सरकार के इन भूमि सुधार कार्यक्रमों ने पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का आधार ही खत्म कर दिया। इस भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु के योगदान के बारे में आप एनडीटीवी पर प्रकाश कराट को सुन सकते हैं। And the second major contribution is that he was the only leader who translated into practice the slogan given even during our independence struggle, that is land to the tiller. He ensured that land reforms were implemented, whereby millions of small farmers and peasants, landless peasants, got land and security of tenure. This, I think, will be his lasting achievement. पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने न केवल भूमि सुधार उपायों को अपनाकर गरीब किसानों के हित में काम किया, बल्कि नक्सलवादियों का विरोध कर उनकी कमर भी तोड़ दी। इसी कारण नक्सलवाद बंगाल से समाप्त हो गया। देखिए 1970 में एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में ज्योति बासु क्या कह रहे हैं। We hear a great deal about the Naxalites, the Maoist revolutionaries. Where do they stand as far as you are concerned on the left? I think that they are doing great damage to our country. They are not a force which has to be reckoned with yet, either in West Bengal or any other place. But their policies are entirely wrong, and I do not think that they will be accepted by the people of India. They've caused a good deal of damage and even taken some life. Is there any possibility that they could become a political force either in West Bengal or in India before the 1972 elections? I don't think that they will ever become a force in India, and the policy of terrorism which they are pursuing, that is killing individuals, is not a part of Marxism at all. 1990 के आसपास नक्सलवाद ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। इस बार वे जान चुके थे कि भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण किसानों के बीच पैठ बनाना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया। वनों के बीच खनन के बड़े ठेके दिए जा रहे थे और बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई भी हो रही थी। इन कारणों से आदिवासियों का जीवन कठिन होता जा रहा था। उन्हें वन अधिकारियों और पुलिस के शोषण का शिकार भी होना पड़ता था। वे सदियों से जिन वनों पर आधारित थे, सरकार उन पर आदिवासियों के अधिकार को स्वीकार नहीं करती थी। इन कारणों से माओवादियों को वनों में रहने वाले आदिवासियों के बीच अपनी आइडियोलॉजी फैलाने का अच्छा अवसर मिल गया। सन 2004 तक इनके अनेक ग्रुप बन गए थे, जिनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था पीपल्स वॉर ग्रुप या पीडब्ल्यूजी और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या एमसीसी। इन दोनों ने मिलकर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। इस पार्टी को यूएपीए 2009 के अंतर्गत आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। फरवरी 2019 तक नक्सलवाद 11 राज्यों तक फैल चुका था और देश के 90 जिले वामपंथ उग्रवाद प्रभावित घोषित किए जा चुके थे।
माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सशस्त्र विंग द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी या PLGA कहलाता है। नक्सलवाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन क्षेत्रों में तेजी से फैला। उत्तर में इसका विस्तार नेपाल तक हो गया। इस पूरे क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नक्सलवाद को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। आप यहां पर अल जजीरा टीवी पर मनमोहन सिंह जी को नक्सलवाद पर बोलते हुए सुन सकते हैं। Prime Minister Manmohan Singh at a summit on internal security on Monday termed the Maoists a major threat to India's security. There have been heavy casualties inflicted recently on our security forces by the Naxalite groups. There are also indications of yet more offensive action by these groups. The problem of left-wing extremism is indeed a complex one. इस समय सशस्त्र नक्सलियों की संख्या लगभग 20,000 तक पहुंच चुकी थी। नक्सलियों ने अनेक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध पैरामिलिट्री फोर्स का उपयोग तो किया ही, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर भी बल दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की नीति भी बनाई गई। शायद इन सभी बातों का परिणाम है कि हाल के समय में नक्सलवाद की हिंसात्मक घटनाओं में कमी आई है और कुछ हद तक नक्सलवाद पर नियंत्रण भी हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस विषय पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नक्सलवाद ने सेंट्रल इंडिया के वन क्षेत्रों पर लगभग कब्जा ही कर लिया था और बड़ी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया था। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।